नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अब लर्न करना है वो है पल्स विड्थ इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो पल्स विड्थ ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो हमें सीखना है वो डिपेंड करेगा आपके लास्ट लर्निंग आउटकम के कंसेप्ट पर जो हमने लर्न किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने सीखा क्या था लास्ट लर्निंग आउटकम में कि V0 ट्रिगर अप्लाई करने पर पहले 0 होता है लेकिन वो V0 1 हो जाता है ट्रिगर अप्लाई करने पर, लेकिन ट्रिगर को फिर हटा लेने के बाद वो 1 होने के बाद ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, मतलब वापस से स्टेबल स्टेट में आता है। तो जितनी ड्यूरेशन के लिए ना V0 आपका 0 to 1 होता है, मतलब जितनी ड्यूरेशन के लिए फिर वो 1 रहता है, वही ड्यूरेशन जो है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। जो हमने जब पहले भी पढ़ा था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ओपैम्प में, तब भी हमने यही काम किया था। तो वही पल्स विड्थ हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं V0 का। तो V0 का अगर हम यहां पर डायग्राम देखते हैं ध्यान से, तो आप देख सकते हैं कि V0 जो है वो आपका 0 पर बना रहेगा, काफी समय तक 0 पर बना रहेगा। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो 1 होगा, आपका हाई होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद वापस से वो किस पे आ जाएगा, आपका 0 में आ जाएगा। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर रखना है। तो ये जो स्टार्टिंग टाइम है वो t इक्वल टू 0 मैं यहां से लेके चल रहा हूं। ऑल्दो हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है कि ये एक्सिस जो है वो t इक्वल टू 0 को शो कर रहा है, लेकिन हमारा एम यहां पर वो नहीं है ना। हमारा एम यहां पर है पल्स विड्थ को कैलकुलेट करना। तो पल्स विड्थ मतलब ये स्टार्टिंग, ये इनिशियल स्टेट हम लेकर चल रहे हैं, और t इक्वल टू t जो है टीपी आप बोल लीजिए पल्स विड्थ। तो 0 से टीपी मतलब टीपी टाइम आपको निकालना है। यहां पर क्लियर है बहुत अच्छे से। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, V0 का डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर ही लिया है, लेकिन जब V0 1 होता है तो कैपेसिटर क्या करता है यह भी आपको तय करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको केस 2 याद दिलाऊं, तो जब V0 1 होता था तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता था कि डिस्चार्ज। अगर आप केस 2 को याद करें तो V0 के 1 होने पर Q बार आपका 0 होता था, और Q बार के 0 होने पर कैपेसिटर आपका चार्ज होता था। आप केस 2 को देख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो V0 के 1 होने पर कैपेसिटर चार्ज होता था। तो कैपेसिटर जब चार्ज होता था तो कैपेसिटर चार्ज होना कहां से शुरू होगा और वो कहां तक चार्ज हो सकता है, इसके लिए आपको केस 2 को वापस से देखना होगा एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यही लिखाया था कि V0 चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। तो कैपेसिटर चार्ज होना जब शुरू होगा तो मैंने लिखाया था नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ अपर कंपैरेटर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ अपर कंपैरेटर जब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो आर की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आर की वैल्यू 1 कब बनेगी ये आपको समझना जरूरी है। तो आप देखिए, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जब आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ अपर कंपैरेटर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो जब वो 2/3 VCC से बड़ा होगा ना, तभी आपका R कितना होगा, 1 होगा। मतलब कैपेसिटर वोल्टेज जो कि पिन नंबर 6 से कनेक्ट है, तो जब कैपेसिटर वोल्टेज 2/3 VCC से जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही R कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। और आप देख सकते हैं जैसे ही R 1 हो रहा है ना यहां पर, वैसे ही V0 वापस से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि R के 1 होते ही V0 वापस 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम कहां तक चार्ज हो सकता है, वो चार्ज हो सकता है आपका 2/3 VCC तक, क्योंकि उसके बाद आपका जो R है, R कितना हो जा रहा है आपका 1, और आउटपुट वापस से क्या हो जा रहा है आपका रीसेट 0 हो जा रहा है। लेकिन अब ये भी पॉइंट है कि चार्ज तो वो 2/3 VCC तक हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा चार्ज होना, t इक्वल टू 0 पर कितना रहेगा कैपेसिटर वोल्टेज। तो जब V0 0 होता है तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि कैपेसिटर उस टाइम डिस्चार्ज होता है। आप देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम Q बार आपका 1 रहता है और डिस्चार्जिंग पाथ अवेलेबल रहता है। तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज यहां पर कहां तक हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर यहां पर आपने कोई और थ्रेशोल्ड तो सेट किया नहीं हुआ है, तो कैपेसिटर जो है यहां पर वो डिस्चार्ज कहां तक हो सकता है, 0 वोल्ट तक। क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर आप हाइयर सप्लाई तो लेकर चल रहे हैं VCC, और जो लोअर सप्लाई है वो बेसिकली आप माइनस VCC यहां लेकर नहीं चल रहे हैं। जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना ओपैम्प वाले फिगर से,
तो वहां पर वीसीसी और माइनस वीसीसी दोनों होता था, प्लस वीसेट और माइनस वीसेट दोनों होता था। यहां पर देखिए वीसीसी तो आप कनेक्ट कर रहे हो, नीचे आपका ग्राउंड है, तो मिनिमम कहां तक वो जा सकता है डिस्चार्ज होके, 0 वोल्ट तक। तो यहां पर आपको फिगर बनाते समय बिल्कुल केयरफुल रहना है कि कैपेसिटर जो वोल्टेज होगा वो आपका स्टार्ट में 0 रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा 0 तक, और फिर वो चार्ज कहां तक हो सकता है आपका, वो चार्ज हो सकता है आपका 2/3 वीसीसी तक। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो वोल्टेज हम शो कर रहे हैं अभी, ये वोल्टेज है आपका कैपेसिटर वोल्टेज वीसीटी। तो ये कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो इस तरीके से आप यहां पर शो करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जैसा हम लोगों ने ओपैम्प वाले केस में भी शो किया था, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो सारी चीजें शो कर लेने के बाद अब अगर मैं इन्हें थ्योरिकल वे में शो कर दूं, तो कैपेसिटर वोल्टेज का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, वो दिया जाता है VC0 माइनस VC इंफिनिटी e की पावर -t अपॉन टाउ प्लस VC इंफिनिटी। तो यहां पर किसको क्या बोलते हैं मैं पहले आपको बता देता हूं। VC0 माइनस क्या होती है आपकी इनिशियल वैल्यू, VC इंफिनिटी आपकी क्या होती है फाइनल वैल्यू, जिसे हम स्टडी स्टेट के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया रखा है सारी चीजें। और टाउ क्या होता है आपका, ये होता है टाइम कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट जो है, जो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था वो वाया आर हो रहा था, और जब भी आर और सी प्रेजेंट हो तो टाइम कांस्टेंट आपका हमेशा क्या होता है, आरसी होता है। तो टाउ की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, आरसी। और अगर मैं वैल्यूज बताऊं VC0 माइनस की, तो वो आपने शो किया ही हुआ है कि इनिशियली कैपेसिटर कितना है आपका 0 वोल्ट है, तो ये आपके पास ऑलरेडी है। इसके अलावा अगर आप VC इंफिनिटी की बात करें, तो VC इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू। VC इंफिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, फाइनल वैल्यू का मतलब यह होता है कि कहां तक जा सकता है, कहां पे गया वो नहीं, कहां पे जा सकता है। मैंने आपको ओपैम्प में भी बताया था। तो कहां तक जा सकता है मतलब मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, क्योंकि आप देखिए चार्जिंग पाथ है ना आपका, जब V01 है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 से लेकर TP तक आपका वो गया 2/3 VCC तक, क्योंकि जैसे ही वो 2/3 VCC को क्रॉस करने की कोशिश करेगा V0 आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर V0 0 नहीं होता तो मैक्सिमम वो कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम जा सकता था, मैक्सिमम चार्जिंग कितनी हो सकती थी VCC, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वोल्टेज तक जा सकता है वो, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज क्या है, VCC है। तो मैक्सिमम आपने लिख लिया VCC। तो यहां पर अब अगर आप इसको शो करने जाएं, कैलकुलेट करने जाएं, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस VCC e की पावर -t अपॉन RC प्लस VCC। क्लियर पॉइंट? तो यहां से VCT की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, VCC कॉमन होगा, 1 माइनस e की पावर -t अपॉन RC, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया है कैपेसिटर वोल्टेज का। इसको इक्वेशन को अचीव कर लेने के बाद अब आप यहां पर टीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें इस फिगर को, तो टीपी आप कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप देखें जो VCT है वो T इक्वल टू टीपी पर कितना है, 2/3 VCC। देख सकते हैं आप, जब टाइम टीपी के इक्वल है ना T की वैल्यू, तो VCT किसके इक्वल है, 2/3 VCC के इक्वल है। आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो आप देखिए कितना हो जाएगा। VCT की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2/3 VCC, और T की वैल्यू आप क्या रखेंगे, TP। तो VCC VCC कैंसल। इसके बाद आपका जो 2/3 है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, 1 माइनस e की पावर -TP, e की पावर -TP अपॉन RC। यहां पर अगर आप e की पावर को इस तरफ ले जाए और 2/3 को इस तरफ, तो कितना बचेगा आपका, e की पावर -TP अपॉन RC इज इक्वल टू 1/3। अब आपको पता है अगर आपको 1/3 को सॉल्व करना है तो आपको क्या लेना होगा, ln लेना होगा। तो यहां पर कितना बचेगा आपका, TP अपॉन RC, माइनस साइन भी है आपका, ln 1/3।
ठीक है, तो इसे अगर आप यहां पर सॉल्व कर लेते हैं तो टीपी की जो वैल्यू आपकी निकल कर आती है वो आती है 1.1 RC। क्योंकि ln 1/3 भी नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ln 1/3 की वैल्यू आपकी आती है -1.1, तो आप लिख देंगे यहां पर 1.1 RC। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पल्स विड्थ का। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो इसको आप लाइक अ फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकते हैं। तो आपको कैपेसिटर वोल्टेज कैसे निकालना है ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से सारे के सारे कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है पल्स विड्थ का वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है कैलकुलेशन ऑफ पल्स विड्थ इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, आई होप ये लर्निंग आउटकम भी आपने बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।